साल 2021 की बात है, मुझे याद है। एक दिन अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सब कुछ घंटों के लिए पूरे इंटरनेट से गायब हो गए थे। हाँ, वो करीब 6 घंटे का आउटेज था और पूरी दुनिया में जैसे हलचल मच गई थी। बिल्कुल, मतलब किसी को लगा कि ये कोई बहुत बड़ा साइबर अटैक है, तो किसी को लगा कि शायद सर्वर्स ही जल गए हैं। लेकिन असल वजह बहुत ही साधारण थी, फिर भी हैरान करने वाली थी। राइट, वो कोई हैकिंग नहीं थी, बल्कि डिजिटल दुनिया के ट्रैफिक मैनेजर से हुई एक छोटी सी राउटिंग की गलती थी, जिसने अरबों डॉलर की कंपनी को डिजिटल नक्शे से ही मिटा दिया था। सही कहा। हम रोज ब्राउजर खोलते हैं और डेटा पलक झपकते ही हमारे सामने होता है। हाँ, पर इसके पीछे जो तारों का, सर्वर्स और प्रोटोकॉल्स का एक विशाल जाल बिछा हुआ है, उस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। और यही आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय है। बिल्कुल, आज हम अपने सोर्स मटेरियल के आधार पर इस विषय की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि ये जो डिजिटल पाइपलाइनें हैं, ये असल में काम कैसे करती हैं। देखिए, उस आउटेज से ये बात पूरी तरह साबित हो गई थी कि हमारा पूरा आधुनिक जीवन कुछ बुनियादी नेटवर्क संरचनाओं पर टिका हुआ है। तो आज की चर्चा का केंद्र यही है ना? जी बिल्कुल। हम इस सफर की शुरुआत 2 साधारण कंप्यूटरों के आपस में जुड़ने से करेंगे और फिर ये देखेंगे कि कैसे ये छोटा सा कनेक्शन पूरी दुनिया को जोड़ने वाली इंटरनेट की उस विशाल फोन बुक तक पहुंचता है। मतलब लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सा डिवाइस क्या करता है, बल्कि उसके पीछे के क्यों और कैसे को डिकोड करना है। एकदम सही। तो शुरुआत नेटवर्किंग के सबसे बुनियादी हार्डवेयर से करते हैं। सोर्स मटेरियल पढ़ते हुए एक चीज ने मुझे थोड़ा अटका दिया था। वो क्या? जब हम लोकल नेटवर्क बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले नेटवर्क ब्रिज का जिक्र आता है। राइट। तकनीकी रूप से ये लेयर 2 पर काम करता है, लेकिन मुझे याद है कि पहले नेटवर्क्स में हब का इस्तेमाल होता था। हब की समस्या ये थी कि वो एक डिवाइस से डेटा लेता था और नेटवर्क से जुड़े हर दूसरे डिवाइस पर उसे ब्रॉडकास्ट कर देता था। हाँ बिल्कुल, इससे नेटवर्क में डेटा पैकेट्स आपस में टकराने लगते थे ना, जिसे हम कोलिजन डोमेन कहते हैं। तो क्या ब्रिज को इसी शोर और ट्रैफिक जैम को खत्म करने के लिए बनाया गया था? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, हब वाली समस्या नेटवर्किंग के शुरुआती दिनों की सबसे बड़ी चुनौती थी। हब उस व्यक्ति की तरह था जो भरे हुए कमरे में एक बात को लाउडस्पीकर पर चिल्लाकर सबको बता रहा है, चाहे किसी को वो बात सुननी हो या नहीं। राइट। इससे बैंडविड्थ बहुत बर्बाद होती थी। तो नेटवर्क ब्रिज ने आकर इस कोलिजन डोमेन को हिस्सों में बांट दिया। अच्छा, मतलब उसने नेटवर्क को डिवाइड कर दिया। हाँ, इसे आप एक बहुत ही स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड की तरह देख सकते हैं, जो एक बड़े हॉल को 2 कमरों में बांट देता है और बीच के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। और ये गार्ड तय करता है कि कौन सा डेटा पैकेट इस कमरे से उस कमरे में जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, ये पहचानता कैसे है कि किसको जाने देना है और किसको नहीं? देखिए, हार्डवेयर के लेवल पर हर डिवाइस का एक यूनिक आईडी कार्ड होता है, जिसे मैक एड्रेस कहते हैं। ब्रिज अपने अंदर एक टेबल बनाता है, मतलब एक तरह का रजिस्टर समझ लीजिए। ओके। वो देखता है कि इस डेटा पैकेट को किस मैक एड्रेस पर जाना है। अगर वो एड्रेस उसी तरफ के हिस्से में है जहां से डेटा आया है, तो ब्रिज उसे दूसरी तरफ नहीं जाने देता। ओहो, मतलब वो उसे वहीं रोक देता है। हाँ, इसे फिल्टरिंग कहते हैं। और अगर एड्रेस दूसरी तरफ का है, तभी वो उसे दरवाजा पार करने देता है, जिसे फॉरवर्डिंग कहते हैं। एकदम सही। इससे नेटवर्क का फालतू ट्रैफिक सीधा आधा हो जाता है। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। मतलब ये तो बात हुई एक ही बिल्डिंग या एक ही नेटवर्क के अंदर की व्यवस्था की। जी। लेकिन डेटा को जब इस बिल्डिंग से बाहर निकलकर किसी दूसरे नेटवर्क में जाना होता है, तब ब्रिज तो काम नहीं आएगा, है ना? बिल्कुल नहीं, वहां ब्रिज फेल हो जाएगा। तो यहाँ सोर्स में राउटर की एंट्री होती है। हाँ। हम सबके घरों में वाईफाई राउटर लगे होते हैं। हाँ, लेकिन उनका काम सिर्फ वाईफाई सिग्नल देना नहीं है। राइट। राउटर लेयर 3 पर काम करता है। तो अगर ब्रिज एक दरवाजे का गार्ड है, तो राउटर को हम 2 अलग-अलग शहरों के बीच का ट्रैफिक मैनेजर या नेविगेशन सिस्टम कह सकते हैं। ये तुलना बहुत सटीक है। राउटर का मुख्य काम अलग-अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना है। जब डेटा लोकल नेटवर्क से बाहर निकलता है, तो मैक एड्रेस काम नहीं आता। राउटर डेटा पैकेट्स की लाइसेंस प्लेट देखता है, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। अच्छा, तो राउटर मैक एड्रेस नहीं देखता? नहीं, राउटर के अंदर जटिल राउटिंग टेबल्स होती हैं। जब एक पैकेट राउटर के पास पहुंचता है, तो वो तुरंत एक गणना करता है। वो देखता है कि इस आईपी एड्रेस तक पहुंचने का सबसे छोटा, सबसे तेज और सबसे कम ट्रैफिक वाला रास्ता कौन सा है। मतलब वो तय करता है कि डेटा फाइबर ऑप्टिक केबल से जाएगा या किसी और रास्ते से, ताकि वो जल्दी पहुंच सके। बिल्कुल सही।
इसके साथ ही सोर्स में एक और डिवाइस का जिक्र है, गेटवे। शुरुआत में मुझे लगा कि राउटर और गेटवे एक ही काम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है इनमें एक बुनियादी फर्क है। हाँ, दोनों में काफी बड़ा फर्क है। तो अगर राउटर हाईवे का जंक्शन है जो अलग अलग सड़कों को जोड़ रहा है, तो गेटवे क्या है? देखिए, राउटर उन रास्तों को जोड़ता है जो एक ही नियम या प्रोटोकॉल पर चलते हैं। गेटवे एक भाषा अनुवादक या इंटरप्रेटर की तरह है। अनुवादक मतलब कैसे? मान लीजिए आपके घर का नेटवर्क एक अलग प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है और आपको किसी ऐसे सर्वर से बात करनी है जिसका आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है। ओके। वहां राउटर काम नहीं करेगा क्योंकि उसे दूसरी भाषा समझ नहीं आती। गेटवे लेयर 7 तक काम कर सकता है। अच्छा, तो गेटवे अनुवाद करता है। हाँ, ये डेटा को एक फॉर्मेट से खोलकर दूसरे नेटवर्क के समझने लायक फॉर्मेट में पैक करता है। ये दो अलग अलग तकनीकी संस्कृतियों के बीच का पुल है। समझ गई। तो अब हमारे पास डेटा को कंट्रोल करने, रास्ता दिखाने और अनुवाद करने वाले डिवाइसेस तो आ गए। भौतिक रूप से मतलब तारों और केबल्स के जरिए आपस में कैसे जुड़े होते हैं? सोर्स में इसके लिए नेटवर्क टोपोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। टोपोलॉजी नेटवर्क का पूरा ब्लूप्रिंट होता है। मतलब शहर की सड़कों की तरह। बिल्कुल। ये सिर्फ तार जोड़ने की बात नहीं है, ये इस बात का डिजाइन है कि नेटवर्क कितना भरोसेमंद होगा, उसकी स्पीड क्या होगी और उस पर खर्च कितना आएगा। तो अगर अलग अलग डिजाइन्स की बात करें, सोर्स में सबसे पहले बस टोपोलॉजी का जिक्र है। हाँ, बस टोपोलॉजी पुरानी है। वो एक सीधी सड़क की तरह थी। एक मुख्य केबल होती थी और सारे कंप्यूटर्स उसी से जुड़े होते थे। जैसे एक सड़क के किनारे बने घर। राइट। ये सस्ती तो थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि अगर मेन केबल कहीं से भी कट गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क एक झटके में डाउन हो जाएगा। ओहो, ये तो बहुत रिस्की है। इसलिए आजकल हर जगह स्टार टोपोलॉजी दिखती है ना? हाँ, बिल्कुल। हमारे घरों का वाईफाई इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बीच में एक राउटर होता है और घर के सारे फोन, स्मार्ट टीवी और लैपटॉप सीधा उसी से जुड़े होते हैं। एकदम एक साइकिल के पहिए की तीलियों जैसा डिजाइन। राइट। इसमें फायदा ये है कि अगर मेरे लैपटॉप का कनेक्शन टूट जाए तो बाकी घर का इंटरनेट चलता रहेगा। हाँ, लेकिन इसमें भी एक पेच है। अगर बीच का वो राउटर ही खराब हो जाए तो क्या होगा? तो पूरा पहिया ही बैठ जाएगा, सबका इंटरनेट बंद। बिल्कुल। और इसी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचने के लिए बड़ी कंपनियां और डेटा सेंटर्स मैश टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मैश टोपोलॉजी, वो मकड़ी के जाले जैसी? हाँ, मैश उस शहर के नक्शे की तरह है जहां हर चौराहे से हर दूसरे चौराहे तक जाने के लिए एक सीधी सड़क है। हर डिवाइस नेटवर्क के कई अन्य डिवाइस से सीधा जुड़ा होता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर मैश टोपोलॉजी इतनी भरोसेमंद है तो हम इसे हर जगह क्यों नहीं इस्तेमाल करते? घरों में क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इसकी लागत बहुत ज्यादा है। अच्छा। अगर आपके पास 10 कंप्यूटर हैं और आप उन्हें मैश में जोड़ना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे तारों और पोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे डिवाइस बढ़ते हैं, तारों का जाल बहुत तेजी से बढ़ता जाता है। तो फिर असल दुनिया में क्या इस्तेमाल होता है? असल दुनिया में ज्यादातर हाइब्रिड टोपोलॉजी देखने को मिलती है। मतलब दो डिजाइनों का मेल। राइट। जहां मुख्य सर्वर आपस में मैश से जुड़े होते हैं ताकि कोई सर्वर डाउन हो तो डेटा दूसरे रास्ते से चला जाए और एंड यूजर्स तक कनेक्शन स्टार टोपोलॉजी से पहुंचता है। समझ गए। और सोर्स में एक रिंग टोपोलॉजी का भी जिक्र था, जिसमें डेटा एक गोल घेरे में घूमता है। हाँ, रिंग टोपोलॉजी गोल में उस पर बैठे दोस्तों की तरह है जो एक दूसरे को नोट्स पास कर रहे हैं। ये आमतौर पर कुछ विशेष फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स में बैकअप के लिए इस्तेमाल होती है। तो टोपोलॉजी से हमें नेटवर्क का आकार तो समझ आ गया। अगर आकार की ही बात करें तो ये नेटवर्क भौगोलिक रूप से कितने बड़े हो सकते हैं? देखिए, भौगोलिक आकार के आधार पर इन्हें लैन, मैन और वैन में बांटा जाता है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ये तो सबसे आम है। बिल्कुल। अगर मैं इससे एक उदाहरण में ढालूं तो लैन एक क्लासरूम प्रोजेक्ट की तरह है। छात्र एक ही टेबल पर बैठे हैं और तेजी से नोट्स और किताबें शेयर कर रहे हैं। सही कहा। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है क्योंकि सारे केबल्स छोटे होते हैं। लैन एक घर या एक ऑफिस तक सीमित रहता है। और अगर हमें इससे बाहर निकलना हो तो? तब हम मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की तरफ जाते हैं। ओके। अगर लैन शहर की लोकल बस है तो मैन उस शहर की मेट्रो ट्रेन है। ये पूरे शहर या किसी बड़े यूनिवर्सिटी कैंपस को जोड़ता है। और इसके बाद आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये हवाई जहाज की तरह है ना, जो अलग अलग शहरों और देशों को जोड़ता है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंटरनेट खुद दुनिया का सबसे बड़ा वैन है। ये बहुत विशाल है। हाँ, ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए समुद्रों के नीचे से पूरी दुनिया को जोड़ता है। अब सोचिए, इस इतने बड़े ग्लोबल नेटवर्क में एक छोटा सा डेटा पैकेट अपना रास्ता कैसे खोजता है? यही तो मेरा अगला सवाल था। मतलब आखिर इन सब का मतलब क्या है?
अगर नेटवर्क इतना बड़ा है तो डेटा सही डिवाइस तक कैसे पहुंचता है? यहाँ पर हम पहचान के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। हम्म सोर्स में मैक और आईपी एड्रेस दोनों का गहराई से विश्लेषण किया गया है, लेकिन मुझे हमेशा से एक उलझन रही है। कैसी उलझन? जब मेरे लैपटॉप का एक यूनिक मैक एड्रेस है जो 12 अंकों का एक कोड है और दुनिया में किसी और डिवाइस के पास नहीं है, तो हमें 2 अलग-अलग पहचान पत्रों की जरूरत क्यों है? राउटर मुझे आईपी एड्रेस क्यों देता है? देखिए, ये नेटवर्क स्केलेबिलिटी की सबसे बड़ी चुनौती का जवाब है। अच्छा, मैक एड्रेस हार्डवेयर लेवल पर काम करता है और ये एक फ्लैट एड्रेस है, मतलब इसमें कोई पदानुक्रम या हिरार्की नहीं होती। समझ गई। यानी ये स्कूल के परमानेंट रोल नंबर या आधार कार्ड नंबर की तरह है। आपका आधार नंबर यूनिक है, लेकिन अगर मैं एक डाकिया हूं तो मैं सिर्फ उस नंबर को देखकर आपके घर तक चिट्ठी नहीं पहुंचा सकती। बिल्कुल नहीं। मुझे कोई ऐसा पता चाहिए जिसमें राज्य, शहर, पिन कोड और गली का नंबर हो। एकदम सटीक उदाहरण। और आईपी एड्रेस वही लॉजिकल हायरार्की देता है। ओहो, अब समझ आया। जब डेटा किसी दूसरे देश से आता है तो वहां के राउटर्स को आपके लैपटॉप का मैक एड्रेस नहीं पता होता। वे सिर्फ आईपी एड्रेस देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये डेटा भारत के इस शहर के इस नेटवर्क में जाना चाहिए। और जब डेटा घर के राउटर तक पहुंच जाता है, तब राउटर मैक एड्रेस का इस्तेमाल करता है। हाँ, तब वो देखता है कि घर के अंदर ये किस डिवाइस का डेटा है। तो संक्षेप में, मैक एड्रेस बताता है कि डिवाइस कौन है और आईपी एड्रेस बताता है कि डिवाइस कहाँ है। बिल्कुल। सोर्स में आईपी एड्रेस के प्रकारों पर भी बात की गई है, जैसे प्राइवेट और पब्लिक आईपी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम इंटरनेट पर जाते हैं तो बाहर वो एड्रेस नहीं दिखता। राइट। यहाँ नेट यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन तकनीक काम आती है। इसे आप ऑफिस के फोन नंबरों से समझ सकते हैं। कैसे? प्राइवेट आईपी ऑफिस का अंदरूनी एक्सटेंशन नंबर है, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए बाहर से डायल किया जाने वाला मेन ऑफिस नंबर आपका पब्लिक आईपी है। अच्छा, तो राउटर पब्लिक आईपी से डेटा बाहर भेजता है और वापस आने पर सही एक्सटेंशन मतलब सही डिवाइस को दे देता है। एकदम सही। और इसके अलावा स्टैटिक और डायनामिक आईपी का भी फर्क होता है। डायनामिक तो वो है जो रोज बदलता है, जो हमें आमतौर पर मिलता है। हाँ, और स्टैटिक आईपी वो है जो कभी नहीं बदलता। ये वेबसाइट्स और सर्वर्स के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वेबसाइट का पता रोज बदलेगा तो लोग उस तक पहुंचेंगे कैसे? राइट। और एक और बात, क्या आपको पता है कि पुराने आईपी एड्रेस खत्म हो रहे थे? हाँ, मैंने पढ़ा था। पुराने वाले को आईपी वर्जन 4 कहते हैं ना, जिसमें सिर्फ 4 नंबर होते हैं। बिल्कुल। डिवाइस इतने बढ़ गए कि वो नंबर कम पड़ गए। इसीलिए आईबी वर्जन 6 लाया गया, जिसमें अक्षरों और नंबरों का लंबा फॉर्मेट होता है। ये सब तो नंबरों की बात हो गई, लेकिन हम ब्राउजर में कभी आईपी एड्रेस टाइप नहीं करते। हम तो google.com लिखते हैं। और यहीं से इंटरनेट इंसानों के लायक बनता है। मतलब? इंसान नंबर याद नहीं रख सकते, इसलिए डोमेन बनाए गए। डोमेन किसी दुकान के नाम की तरह है, ताकि आपको दुकान का जीपीएस लोकेशन याद ना रखना पड़े। जैसे google.com। हाँ, इसमें जो .com है उसे टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। गूगल सेकंड लेवल डोमेन है। और अगर इसके आगे कुछ लगा दे, जैसे mail.google.com, तो वो सब डोमेन बन जाता है और इन सबको एक नेम स्पेस में रखा जाता है। नेम स्पेस, ये क्या होता है? नेम स्पेस एक विशाल लाइब्रेरी कैटलॉग की तरह है, जो एक पक्का करता है कि किन्हीं 2 वेबसाइट्स का नाम बिल्कुल एक जैसा ना हो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। तो हम नाम टाइप करते हैं, पर कंप्यूटर तो नंबर समझता है, तो ये नाम को नंबर में कौन बदलता है? ये काम डीएनएस करता है, जिसे हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। ये इंटरनेट की फोन बुक है। लेकिन इंटरनेट की ये फोन बुक तो कितनी विशाल होगी, और मुझे हैरानी इस बात की है कि ये सब कुछ मिलीसेकंड्स में कैसे होता है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये सब एक टीम वर्क है। डीएनएस के पीछे कई लेयर्स होती हैं। सोर्स में इसका पूरा स्ट्रक्चर समझाया गया है। हाँ, इसे भी एक बड़ी लाइब्रेरी के उदाहरण से समझते हैं। सबसे ऊपर होता है रूट नेम सर्वर। ये लाइब्रेरी की मेन डायरेक्टरी है, जो बताती है कि आपको किस सेक्शन में जाना है। मतलब ये एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बताता, बस सही दिशा दिखाता है। राइट। फिर आता है टॉप लेवल सर्वर या टीएलडी। ये उस सेक्शन का मैनेजर है, जैसे .com या .org का सर्वर, जो आपको सही शेल्फ तक भेजता है। और फिर अंत में आता है ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर। ये उस डोमेन का असली मालिक या अंतिम स्रोत है, जो आपको एकदम सही आईपी एड्रेस निकाल कर देता है। अच्छा, और ये सारी भाग दौड़ बस एक एंटर दबाते ही कुछ ही पलों में पूरी हो जाती है। बिल्कुल।
तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को संक्षिप्त में समेटें तो हमने देखा कि कैसे एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड मतलब नेटवर्क ब्रिज से शुरू होकर हमने राउटर्स, टोपोलॉजी और मैक एड्रेस को समझा। राइट, और फिर दुनिया भर में फैले लैन से वैन तक का सफर तय करते हुए हम डीएनएस सर्वर और आईपी एड्रेस तक पहुंचे। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई भी अपने फोन पर कोई वेबसाइट खोले तो 1 सेकंड के लिए सोचेगा किस बारे में? कि कैसे राउटर, मैक एड्रेस और डीएनएस मिलकर कुछ ही पलों में उस वेबसाइट को स्क्रीन पर ला रहे हैं। ये एक मूक सिम्फनी की तरह है जो हमारे लिए काम कर रही है। सच में ये बहुत अद्भुत है, लेकिन इससे एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा होता है जिसके साथ हम अपनी चर्चा को खत्म कर सकते हैं। वो क्या? आज के समय में इंटरनेट इतना व्यवस्थित है और हर डिवाइस का अपना एक आईपी और मैक एड्रेस है, लेकिन भविष्य में जब अरबों नए स्मार्ट उपकरण मतलब स्मार्ट घड़ियां, टीवी, फ्रिज, ये सब इस नेटवर्क से जुड़ेंगे, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। राइट, तो तब इस पूरी फोन बुक और रूट डायरेक्टरी को कौन नियंत्रित करेगा और इसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या हमारा मौजूदा ढांचा भविष्य के इतने बड़े ट्रैफिक को झेल पाएगा? ये एक खुला विचार है जिस पर सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है ये चर्चा आप सबके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।